Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज कोई स्पेशल डे नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में कंसिडर करना है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर्स, ये वाउचर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होते हैं जिन्हें हम सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाउचर्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ के स्मार्टफोन्स पे या फिर फीचर फ़ोन के ऊपर भेज दिए जाते हैं। एम्प्लॉय है, इन्हें भी उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो कैशलेस वैक्सीनेशन करवा सकें। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। देख लेते हैं। गवर्नमेंट है, उसने NPCI, ये क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे पूछा है कि ये हम लॉन्च कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर्स को। ये वाउचर्स हैं, इनको यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह, जो कि हम वैक्सीनेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम शॉपिंग वाउचर्स हैं, अगर हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद में हमें काफ़ी सारे वाउचर्स मिलते हैं। जैसे कि लेंस कार्ड का वाउचर है, मुझे बहुत बार मिला है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयर्स हैं, वो इसे काफ़ी एक बड़ी मात्रा में भी परचेज़ कर सकते हैं, बल्क में भी परचेज़ कर सकते हैं। वाउचर्स हैं, वो सेंड किए जाते हैं उनके स्मार्टफोन पे या फीचर फ़ोन पे। एम्प्लॉय है, उसे उसके बाद में हॉस्पिटल्स में कैशलेस वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो वाउचर्स हैं वो क्या हेल्प करेंगे, वो हॉस्पिटल्स को इंस्टेंटली जल्दी उनको पैसे मिल जाएंगे, क्रेडिट हो बहुत जल्दी हो जाएगा उनके अकाउंट में बैलेंस। वैक्सीन वाउचर हैं, वो इनेबल करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो वैक्सीनेट हो सकें अपने नियरेस्ट सेंटर के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री जिसने रिसेंटली अवार्ड जीता है, जिसकी एक एजेंसी ने रिसेंटली अवार्ड जीता है, किसका, वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव प्रमोशन एजेंसी 2021, जो कि ओसियो ग्लोबल ने दिया है। और हमारे ऑप्शन हैं USA, जर्मनी, इंडिया, चाइना। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, हमारा देश प्यारे भारत, इंडिया ने जीता है ये। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसे, इन्वेस्ट इंडिया को। ये एक एजेंसी है हमारे जिसे ये अवार्ड मिला है। इन्वेस्ट इंडिया है कि ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेट एजेंसी है इंडिया की, जो कि 2009 के अंदर बनाई गई थी। ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसका मेन फोकस है स्पेशल कौन से सेक्टर पे, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के अंदर, जो कि टारगेट किए जाते हैं डेवलप करने के लिए न्यू पार्टनरशिप्स, ताकि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की जा सके पूरे इंडिया के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है या फिर यूटी है जिसने रिसेंटली एंड किया है 159 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस, जिस मतलब कि 149 ईयर्स से चलती आ रही एक प्रैक्टिस है जिसे दरबार मूव का नाम दिया गया था। तो हमें बताना वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, फिर है मध्य प्रदेश और पंजाब। हमें बताना है इनमें से आंसर कौन सा हमारा आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर। दरबार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसने रिसेंटली क्या किया है, 149 ईयर ओल्ड जो प्रैक्टिस थी इनकी, जिसे दरबार मूव बुलाया जाता था, इसका नाम किसके लिए दिया गया था, क्योंकि ये क्या है, ये एक बाई एनुअल शिफ्ट है, मतलब कि साल में ये 2 जगह इनकी कैपिटल रहती थी, जम्मू एंड कश्मीर में एक जम्मू और एक श्रीनगर। इसमें एनुअली शिफ्ट किया जाता था उनका जो सेक्रेटरीट है उसे, और पूरे गवर्नमेंट के ऑफिस को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और कैपिटल क्या है ये, इसकी दूसरी कैपिटल के अंदर। तो दोनों कैपिटल का नाम मैंने बता ही दिया है, एक जम्मू है और एक श्रीनगर की है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सके स्टेट गवर्नमेंट को और इम्पोज कर सके प्रेसिडेंट रूल को कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट में। तो हमारा ऑप्शंस क्या हैं, 354, 355, 356, 357। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंदर लगाई जाती है।
हमारी जो 356 के अंदर लगाई जाती है वो किसी भी स्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाता है, क्योंकि वो फिर उसके अंदर डायरेक्टली वो गवर्नमेंट है उस स्टेट की, वो सीधा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। और एक बात है, हमारे देश में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अब क्यों न्यूज़ में है, बंगाल गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है इन जो कि पोस्टल पोल के बाद में, उसकी वजह से एक प्ले है और उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एग्री किया है कि वो इसके ऊपर जो प्ली डाली गई है उसे सुनेंगे, उसकी सुनवाई की जाएगी। फिर हम जान लेते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सके स्टेट गवर्नमेंट को और इम्पोज कर सके प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि वहाँ की सिचुएशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट है वो उसे हैंडल करने में समर्थ नहीं है। इसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का नाम भी दिया जाता है। इसे इम्पोज किया जा सकता है काउंसिल। इसके इम्पोज होने के बाद में उस स्टेट के अंदर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रह जाता है, वो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है और गवर्नर है उसके अंदर कंटिन्यू रहते हैं हेड की तरह पे और प्रेसिडेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये एनुअली प्रेजेंट की जाती है, पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई है वो इसके अंदर डिस्कस करता है इशू से रिलेटेड, डेवलपमेंट और रेगुलेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है हमारी, और ये एनुअल नहीं, ये बाय एनुअल है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 23rd इशूज़ को डिस्कस किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि इसे कौन पब्लिश करता है, और स्टेटमेंट बेस पे भी पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है बाय एनुअली और रिफ्लेक्ट करती है कलेक्टिव असेसमेंट किसकी, सब कमिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब को एक साथ मिलाकर जिसे हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि इसके ऊपर रिस्क जो देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर और रेजिलियंस में, जो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या रेजिलियंस है। और ये रिपोर्ट है ये डिस्कस करती है रिलेटेड इशूज़ डेवलपमेंट और रेगुलेशन के से रिलेटेड हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, उनको भी डिस्कस करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021 रिप्रेजेंट की गई है किसके द्वारा, किसने इसे रिलीज़ किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे रिलीज़ किया है। ट्रैफिकिंग वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत ही घटिया चीज़ होती है, इसके अंदर लोगों को ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनसे उनकी तस्करी की जाती है, किसी को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, किसी के अंग बेच दिए, किसी को और काम लगा दिया, किसी को भीख वगैरह मांगने में लगा देते हैं, ये सब किया जाता है उनसे। बधुआ एक टाइप की जो मॉडर्न स्लेवरी बुला सकते हैं इसको, ये किया जाता है इनके साथ में। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स रिपोर्ट 2021 रिलीज़ हुई है जिसके अंदर जिसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है। कोविड-19 के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी है इसकी। जो कि हमने पहले एफर्ट लगाए हैं उनको भी उनसे भी हम इसे अच्छे से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसे ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी बुलाया जाता है, इसे मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जाता है, जिसके अंदर इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडिविजुअल का, उनको फोर्स किया जाता है, उनका फोर्स और डिपिक्शन किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए, लेबर बनाने के लिए, उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, या फिर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट हो। इसके अंदर इंडिया है उसने इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को भी अभी तक मीट नहीं किया और अभी तक बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं हम ट्रैफिकिंग को। गवर्नमेंट है उसने सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाए हैं
लेकिन फिर भी वो इनएडिक्वेट है, स्पेशली जब ये बात आती है बॉन्डेड लेबर के ऊपर। चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इंगेज है वाइड स्प्रेड फोर्स लेबर के अंदर। इसके बारे में तो हमें वैसे भी पता है, स्पेशली जो उइगुर मुस्लिम हैं उनके बारे में तो हम आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनते ही हैं। उन्हें कैसे ज़बरदस्ती डिटेंशन सेंटर्स के अंदर डाला गया है, जिसके अंदर कौन कौन से कंटिन्यू मासेस हैं, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ उइगुर, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर है इथनिक जो खजाक्स हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, किसके रेफरेंस में, जो वॉश रिपोर्ट है उसके रेफरेंस में बताना है। वॉश का मतलब क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्ट्रेटजी है 2018 से 2025 के बीच की, और इंडिया है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। लार्जेस्ट ड्रॉप ओपन नोटिफिकेशन फ्री बनाया है हमने, फ्री करने की कोशिश की है हमने 2016 से लेकर एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हमें बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंडिया के बारे में बताया गया है ये 2015 से है, ना कि 2016 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वॉश इंस्टीट्यूट ने दी है, जो कि एक वॉश इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है ओपन डेफिकेशन फ्री में, जो कि 2015 से है एब्सोल्यूट नंबर्स की टर्म में। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मैंने कहीं पे सुना था कि यहाँ इंडिया के पास में ओपन स्काई टॉयलेट है। तब ये बात समझ में नहीं आई थी कि ओपन स्काई टॉयलेट कैसा होता है, मुझे तो पता ही नहीं आज तक। बाद में पता चला कि खुले में शौच करने को ओपन स्काई टॉयलेट बुलाते हैं। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन अचीव करना है, ये यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जिसे हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, वो भी इसके ऊपर फोकस देता है, एम्फसाइज करता है। वॉश है ये एक एक्रोनिम है जिसके अंदर जो इंटररिलेशन है किसके बीच में, एरियाज है जो कि वाटर से रिलेटेड है, सैनिटेशन से हैं और हाइजीन से हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वॉश स्ट्रैटेजी भी है, जिसके अंदर 2018 से 2025 के अंदर वो डेवलप कर रहे हैं रिस्पॉन्स मेंबर स्टेट के अंदर रेजोल्यूशन के थ्रू। WHO का 64.4 ये रेजोल्यूशन का नंबर है, जिसके अंदर 2030 तक का एजेंडा रखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसे SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और SDG 6 है क्लीन एयर वाटर एंड सैनिटेशन, इसे हम अचीव कर पाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डियागो ग्रेशिया, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये ओवरसीज टेरिटरी है किसकी, हमें बताना है। यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, फ्रांस की, नीदरलैंड्स की। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये यूनाइटेड किंगडम की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेप। चलिए अच्छे से देख लेते हैं इसको। ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्कीपेलगो है, चागोस आर्कीपेलगो, उसके पास में है डियागो ग्रेशिया। डियागो ग्रेशिया है ये ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की, जो कि एक मार्जिनाइल एटोल है, साउथ से इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में है, जो कि लार्जेस्ट है 60 स्मॉल आइसलैंड्स के अंदर, जो चागोस आर्कीपेलगो के अंदर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, जो DRDO का डिफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स के लिए। हमारी पहली स्टेटमेंट है डिफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स के लिए। इसके अंदर एबिलिटी है कि ये दोनों ही काम कर सके, ये जैम कर सके सिग्नल्स को, ड्रोन के सिग्नल्स को, और डिस्ट्रॉय करे उनको लेजर्स के थ्रू। ये डिटेक्ट कर सकता है माइक्रो ड्रोन्स को भी। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों काम परफेक्टली कर लेते हैं। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO बुलाते हैं, उसने डेवलप किया है डिफेंस डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी को ड्रोन्स के लिए, लेकिन ये अभी भी मास प्रोडक्शन नहीं है, इसका मास प्रोडक्शन नहीं देखने को मिला है। DRDO है वो काउंटर करेगी DRDO का काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है VVIP प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड है जो 2020-21 के अंदर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्पीच हुई थी लास्ट ईयर, वहाँ पे यूज़ किया गया था। US जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, वो हमारे देश के अंदर विजिट की थी उन्होंने, मोटेरा स्टेडियम के अंदर अहमदाबाद के अंदर 2020 के अंदर, तभी से यूज़ किया गया था। DRDO सिस्टम है डेवलप किया गया है 2019 के अंदर,
और इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इसके अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट किल दोनों ही स्ट्रेटजीज हैं। हार्ड किल के अंदर क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रोन्स को लेज़र के थ्रू, और सॉफ्ट किल के अंदर क्या है, जैम कर सकता है ये जो ड्रोन है उसके सिग्नल्स को। और सॉफ्ट किल है इसके अंदर रेंज कितनी है इसकी, 3 किलोमीटर तक की है, और हार्ड किल की रेंज है इसकी 150 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की। इसके अंदर 360 डिग्री रेडार सिस्टम है जो कि डिटेक्ट कर सकता है माइक्रो ड्रोन्स को 4 किलोमीटर फार एरिया से भी। और उसके बाद में इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो इसे 2 किलोमीटर के 2 से लेकर 4 किलोमीटर के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रोन्स को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, कृष्णा और कावेरी। इसके बारे में आपको पता ही होगा, मेनली तो ये डिस्प्यूटेड रिवर्स हैं दोनों ही। चलिए सभी बातें अभी नहीं बताते हैं, आगे बताएंगे। गोदावरी रिवर है वो राइज करती है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में, महाराष्ट्र से। गोदावरी रिवर वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। इसके बाद में कृष्णा रिवर के बाद में। कृष्णा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, जिसे हम सतारा भी बुलाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये तीनों की तीनों। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज जो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने कंप्लेन दर्ज की है किसके सामने, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के सामने। किसके बारे में, जो तेलंगाना का जो श्रीशैलम प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग के लिए, उसको हटाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि वो एस्केलेट जिसकी वजह से टेंशन से वो एस्केलेट हो गई हैं दोनों स्टेट के बीच में, और उनकी पुलिस फोर्सेस हैं उसको डिप्लॉय किया गया है काफ़ी सारे हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों ही जो स्ट्रेच है दोनों ही शेयर करते हैं स्ट्रेच, जो कि कृष्णा और गोदावरी रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज शेयर करते हैं। दोनों ही स्टेट हैं वो प्रपोज कर रहे हैं कि सेवरल न्यू प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे बिना क्लियरेंस लिए, जो रिवर बोर्ड्स हैं उससे या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन से। और ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, बहुत पहले का है, क्योंकि जो रिवर का शेयर है वो जो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उसने अलग अलग हिस्सों में बांटा है, लेकिन फिर भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाए उसका, तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया है कि वो इसके ऊपर हियरिंग नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हियरिंग की जाएगी इसकी। जो भी मैनेजमेंट होगा वो या तो सेंट्रल वाटर कमीशन करेगा या फिर रिवर बोर्ड करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये महानदी, ये गोदावरी रिवर और ये कृष्णा रिवर है। उसके अलावा नर्मदा, ताप्ती और महानदी को भी देख सकते हैं और कावेरी को भी देख सकते हैं। फिर हमारा ये क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था, एक बुक का टाइटल दिया गया है नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिनेशन। ये किसके द्वारा लिखी गई है, धवल कुलकर्णी, पैन मैकमिलन, आर के नारायण या फिर अनीता देसाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पोस्टर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस बुक का टाइटल रखा गया है नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिनेशन। ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी के द्वारा पब्लिश करवाई जा रही है पैन मैकमिलन के द्वारा इंडिया 2022 के अंदर। ये बायोग्राफी है नाथुराम गोडसे की महात्मा गांधी के इनफेमस असैसिनेशन के बारे में। इसके अंदर स्टडी जो कि सिचुएटेड है किसके अराउंड, मैन और उसके डिफीटिंग एक्ट के बीच में के आसपास में सिचुएटेड है, मतलब कि उसके आसपास की डिटेल्स जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के अंदर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड उसकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो इसके अंदर डिटेल दिखाई गई। इसकी ट्रैकर ऐप ये लॉन्च की गई है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री नहीं आएगा, ये मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको इसका आंसर देना है। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।